नमः संस्कृताय। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में वाच्य परिवर्तन पढ़े थे और वाच्य परिवर्तन के नियम को जाना था। और आगे हम लोग जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन के और उदाहरणों को किस तरह उसमें परिवर्तित किए जाते हैं। और सबसे पहले ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। और मैं ये वाच्य परिवर्तन के बाद कुछ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगी जिसमें कि आपके बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ते हैं कि और एग्जाम्पल को हम कैसे उसको समझते हैं कि कैसे इसका वाच्य परिवर्तन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था वाच्य। क्या पढ़ा था? वाच्य। जो वाच्य होता है ये वाक्य के कहने की विधि होती है। वाच्य क्या होता है? वाक्य के कहने की विधि होती है। और वाच्य 3 प्रकार का मैंने बताया था। वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको इनके बारे में जानकारी दी गई थी। जैसा कि एक बार पुनः रिवीजन करवा देती हूँ जिससे कि चीजें पिछली चीजें समझ में आ जाएं। जैसे कि कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता था और जो कर्ता होता था वो प्रथमा विभक्ति में होता था। और जो कर्म होता था यहाँ पे कर्म द्वितीय विभक्ति में होता था और क्रिया कर्ता के अनुसार हुआ करती थी। और जो क्रिया होती थी वो परस्मयी पदी की होती थी, जैसे पठती, पठता, पठन्ति, इस तरह से। इसी प्रकार इसमें कर्म प्रधान था और जो कर्म होता था वो प्रथमा व्यक्ति में होता था। किसमें होता था? प्रथमा। जो चीज प्रधान होती है वो प्रथमा विभक्ति में होती है और इसका कर्ता तृतीय व्यक्ति में होता था और इसकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती थी और जो क्रिया है वो आत्मनेपदी में लगाई जाती थी। इसी तरह यहाँ पे भाव प्रधान होता था और यहाँ पे कर्म नहीं होता था, अकर्मक वाक्य होते हैं और यहाँ की क्रिया स्वतंत्र होती है, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ भाव प्रधान वाक्य होते थे। तो आज हम लोग जानते हैं कि कर्तवाच्य से कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं या कर्मवाच्य से कैसे कर्तवाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि कुछ उदाहरण मैंने बताए थे, लेकिन आगे इनको और उदाहरणों से थोड़ा और समझते हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट साफ समझ में आने लगे। जैसे वाक्य है शिशु, शिशु, शिशु दुग्धम, दुग्धम पिबती। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक कोई वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने कुछ कर्ता कुछ क्रियाएं में अंतर बताया था कि कौन कर्तवाच्य की होती है और कौन कर्मवाच्य की होती है। तो जैसा कि यहाँ पे शिशु प्रथमा व्यक्ति में है और पिबती परस्मय पदी की क्रिया लगी है तो साफ समझ सकते हैं कि ये कर्तवाच्य का वाक्य है। ठीक है, कर्तवाच्य का वाक्य है। अगर कहा जाए आपसे इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करो या फिर इसको कर्मवाच्य में बनाओ, तो मैंने बताया था कि ये प्रथमा में है जबकि कर्मवाच्य में ये क्या हो जाएगा? तृतीया में हो जाएगा। कर्म में कहाँ हो जाएगा? तृतीया में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा शिशुना और जो दूध है दुग्धम, यह यहाँ पे तो ये द्वितीय व्यक्ति में है जबकि कर्मवाच्य में ये प्रथमा व्यक्ति में होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कोई यहाँ नपुंसकलिंग शब्द होते हैं तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग का जो प्रथमा व्यक्ति में शब्द होते हैं वही ही द्वितीय व्यक्ति में होते हैं। तो दूध आपका नपुंसकलिंग में है, दूध किस लिंग में है? दूध नपुंसकलिंग में है, तो दूध का दुग्धम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पिबती को आत्मनेपदी में करेंगे पीयते। क्या करेंगे? पीयते या फिर पिब्यते भी कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं? पिब्यते भी कर सकते हैं। इसमें दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, तो पिब्यते या पियते भी हो सकता है। यहाँ मैं एक ही लिख दे रही हूँ पिब्यते, जिससे कि साफ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पिब्यते, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कर्मवाच्य
बन गया। और आपसे कहा जाए कि इस तरह से कर्मवाच्य लिखा हो, आपसे कहा जाए कर्तवाच्य में परिवर्तन करो, तो जैसे ही आपने तृतीया देखा तो इसका प्रथमा करेंगे। और दुग्धम का ऐसा ही रहेगा क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है, और पिबते का पिबती हो जाएगा परस्मैपदी में, जबकि यहाँ आत्मनेपदी में। अभी हम इसको नहीं देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य है अध्यापकः पाठम पठति। इसका मतलब है कि अध्यापक पाठ पढ़ता है, अध्यापक पाठ पढ़ता है। तो आपसे कहा जाए कि इसको कर्मवाच्य बनाओ, तो अब तो आपको सरल लगने लगा होगा। जैसे ही अध्यापक प्रथमा विभक्ति में देखा, आपको तृतीया कर देना है। तो अध्यापक हमारा पुल्लिंग है, राम की तरह रूप चलेंगे। अध्यापकेन, राम में रामेण होता है, तो अध्यापक में अध्यापकेन हो जाएगा। पाठ पुल्लिंग शब्द है, जब कोई पुल्लिंग शब्द होता है तो द्वितीया में तो पाठम हो जाता है, लेकिन इसका प्रथमा में पाठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठा हो जाएगा। यही हम लोगों को देखना होगा कौन से नपुंसकलिंग शब्द हैं और कौन से पुल्लिंग शब्द हैं, या फिर कोई स्त्रीलिंग शब्द भी हो सकता है। पठति का आपको पता है, पठ्यते, जैसा कि मैंने कल कुछ क्रियाओं के रूप लिखाए थे। तो ये इस तरह से चेंज हो गया। अगर इस तरह से लिखा हो तो इस तरह से आपको चेंज कर देना है, इन्हीं दो को परिवर्तित करना है। फिर आगे बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे अगला लिखा हो वयम सिंहम पश्यामि, हम सब सिंह को देखते हैं। हम सब सिंह को, वयम का मतलब हम सब सिंह को देखते हैं। सिंहम पश्यामि, ठीक है। तो यहाँ वयम प्रथमा का बहुवचन है, तो हमें यहाँ तृतीया का भी बहुवचन ही बनाना है। क्या बनाना है? तृतीया का भी बहुवचन ही बनाना है। तो वयम का बहुवचन तृतीया का अस्माभि होता है। क्या होता है? अस्माभि। और सिंह क्या है? सिंह पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, जब भी कोई पुल्लिंग शब्द मिलता है तो उसके साथ हम प्रथमा में विसर्ग के साथ चले जाते हैं। पश्यामी लिखा है, जबकि यहाँ जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार है। कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, सॉरी, कर्ता उत्तम पुरुष का है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होती है। तो ये कर्तवाच्य में ऐसा होता है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तो सिंह तो प्रथम पुरुष का है, इसलिए हम क्रिया प्रथम पुरुष की ही लगाएंगे और दृश्यते लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? दृश्यते लिख देंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से बस इतना ही परिवर्तन करना होता है। पहला कर्ता देखना है और कर्म देखना है। अगर नपुंसक लिंग है तो वैसा ही बना रहता है, कोई पुल्लिंग शब्द है तो प्रथमा में आपकी विसर्ग लग जाती है और क्रिया देखते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, कृष्णः धनम ददाति। कृष्णः धनम ददाति, तो ये इसका मतलब कृष्ण धन देता है। कृष्ण धन देता है, जबकि कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? कृष्णेन, तृतीया व्यक्ति, कृष्णेन, और धन का धन ही रहेगा, धनम ही रहेगा, नपुंसकलिंग शब्द है। और ददाती का दियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दियते हो जाएगा। इस तरह से आपको परिवर्तित करने के लिए दिया जाता। जैसे मैं एक इधर लिख दूं, इधर से इधर ट्रांसफर करके दिखाऊं। जैसे लिखा हो कृषकई जलम पियते। कृषकई जलम पियते या पिबते। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है किसानों के द्वारा जल पिया जाता है, क्योंकि ये तृतीया का बहुवचन है और जल पिया जाता है। अब आपको इधर से कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में जाना, तो जैसे तृतीया का बहुवचन है उसी तरह से प्रथमा का बहुवचन कर देंगे। तो प्रथमा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कृषकः। क्या हो जाएगा? कृषकः। और जलम नपुंसक लिंग है तो जलम ऐसा ही रहेगा। अब आप देखेंगे कि कृष का बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा पिबन्ति। क्या बन जाएगा? पिबन्ति।
तो इस तरह से आपके कुछ परिवर्तन करे जाते हैं। जैसे लिखा हो ते पुस्तकानि, पुस्तकानि, ते पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथमा का बहुवचन है, सा का सा तऊ ते बहुवचन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तई, और ये पुस्तकानि नपुंसकलिंग शब्द है तो ऐसा ही बना रहेगा पुस्तकानि। और अब आप देख पा रहे हैं कि ये बहुवचन है तो आपको बहुवचन की ही क्रिया लगाने हैं, पठयन्ते। इस तरह से आपके कुछ वाच्य परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा एक दो, जैसे कि यहाँ तो सभी में आपका प्रथम पुरुष आ रहा था, एक दो मैं बताऊंगी जिसमें आपका उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष भी आ सकता है। जैसे त्वम, त्वम माम पश्यति, त्वम माम पश्यसि। क्या लिखा है? त्वम माम पश्यसि। इसका मतलब है तुम मुझको देखते हो, तुम मुझको देखते हो। आपको पता है कि इसकी तृतीया करनी है तो आपने त्वम की तृतीया की, जैसा कि मैंने बताया था कल, त्वम की त्वया होती है। और माम ये यहाँ द्वितीय व्यक्ति में है, जबकि यहाँ पे ये किस व्यक्ति में बदल जाएगा? ये प्रथमा व्यक्ति में बदल जाएगा। तो माम का प्रथमा अहाम होता है, और आपको पता है कि ये अहाम यहाँ कर्म का काम कर रहा है, तो आपको पता होता कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। ये उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगाई जाएगी, लेकिन आत्मनेपदी की होगी, दृश्य, इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी मतलब कब ये उत्तम पुरुष होता है, अभी प्रथम पुरुष सभी में लगे हुए, लेकिन कब उत्तम पुरुष लगाया जाएगा? जब इसका कर्म उत्तम पुरुष का होगा। जैसे दूसरा वाक्य लिख सकते हैं यहाँ पे, अहम, अहम त्वाम पश्यसि, ऐसा लिखा हो, अहम त्वाम पश्यसि ऐसा लिखा हो अगर, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि अहम का तृतीय करेंगे मया, अहम का तृतीय करेंगे मया, त्वाम का प्रथमा करेंगे त्वम। आपको पता है ये मध्यम पुरुष का है, पता नहीं हो तो बताएंगे अभी। अहम उत्तम पुरुष का कर्ता होता है और त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। तो आपको आप पता चल गया कि ये मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लगाएंगे आत्मनेपदी में, लेकिन मध्यम पुरुष की लगाएंगे, दृश्य से। ठीक है, शब्द क्या हो जाएगा? दृश्य से। इस तरह से आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है, या फिर कहा जाए कि कर्मवाच्य दिया जाए तो कर्तवाच्य कैसे बदलेंगे। जो रूल इधर से इधर आने के लिए है उसको ही बैक कर देते हैं तो इधर से इधर चले जाते हैं। जैसे कृष्णेन यहाँ तृतीया है, तृतीया का एक वचन, तो यहाँ जाके प्रथमा का एक वचन हो जाएगा क्योंकि इसका कर्ता प्रथमा में होता है। उसी तरह से एक दूसरे के जो रूल हैं उसी को विपरीत करते जाएंगे, और इस तरह से आपको जो वाच्य परिवर्तन है वो बदलना पेपर में आता है, या फिर पूछ लिया जाता कोई वाक्य देके कि ये किस प्रकार का वाच्य है। जब ऐसे वाक्य दिखाई दें तो कर्मवाच्य होंगे, और जब इस तरह के वाक्य दिखाई दें तो आपके कर्तवाच्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं बताऊंगी कि कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदले जाएंगे। और कर्तवाच्य में आपके सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य हो सकते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ अकर्मक होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ वाक्य होते हैं, जैसे लिखा हो छात्रः क्रीडति, छात्रः क्रीडति, इसका मतलब छात्र खेलता है। तो आपने देखा छात्र खेलता है, प्रथमा एक वचन, और यहाँ भी तृतीय व्यक्ति का ही लगाना है तो हो जाएगा छात्रेण और क्रीड्यते,
छात्रेण क्रीड्यते, ये इसका परिवर्तन हो गया। यहाँ कर्म नहीं है लेकिन फिर भी वाक्य कर्तृवाच्य है, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, जबकि इसकी क्रिया स्वतंत्र है। इसका मतलब छात्र खेलता है, यहाँ इसका मतलब छात्र के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं। सा पठति, लिखा हो सा पठति। ठीक है, तो सा स्त्रीलिंग का है, इसका तृतीय हो जाएगा तया और क्रिया पठ्यते, तया पठ्यते। इस तरह से वाक्य बनते हैं, क्रिया आपकी बदल के। और लिखा हो कन्या, कन्या लिखन्ति, क्या लिखा हो, कन्या लिखन्ति। देख पा रहे हैं कि प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ क्या करना है, तृतीया का भी बहुवचन करना है। कन्या स्त्रीलिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन भी आता है। क्या आता है, भी आता है। कन्या भी लिख्यते, आपका बहुवचन है, फिर भी क्रिया किसकी लगाई जाएगी, जैसा कि कल बताया था कि क्रिया सिर्फ प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाई जाती, इसीलिए ये क्रिया स्वतंत्र है, कन्याओं के द्वारा लिखा जाता है। अगला वाक्य देखेंगे, अहम, अहम गच्छामि। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अहम उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगाई गई, जबकि अहम का तो मया बदलेगा, लेकिन गच्छामि का सिर्फ जो ऊपर क्रिया होती है जिसमें उसी में होगी, मेरे द्वारा जाया जाता है। अगर लिखा हो त्वम, क्या लिखा हो, त्वम खादसी, त्वम खादसी, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वया, त्वया खाद्यते, त्वया खाद्यते। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें कैसे बदले जाते हैं, या फिर इधर से इधर आएंगे तो उसी तरह आ जाएंगे। कुछ एक दो वाक्य और लिखते हैं। मयूरई नृत्ययंती, नृत्ययंती, मोर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। प्रथमा सॉरी मयूरः होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मयूरः प्रथमा का बहुवचन, तो तृतीया का भी बहुवचन होगा। जैसे राम का रामई होता है, उसी तरह मयूर का मयूर ही हो जाएगा, मयूर ही। और नृत्ययते, क्रिया वही रहेगी एक ही जैसी, क्योंकि क्रिया पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक दो वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा हो गुरु, गुरु तिष्ठति, गुरु तिष्ठति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु तिष्ठति, तो गुरु का तृतीय गुरुड़ा, गुरुड़ा स्थायते, गुरुड़ा स्थायते। इसका रूप स्था से भी, स्था धातु है, तिष्ठ से रूप चलता है, इसलिए स्थायते हो गया। ठीक है, गुरुड़ा स्थायते, क्या हो गया, गुरुड़ा स्थायते। सीता, सीता चलती, सीता चलती, तो क्या हो जाएगा, सीतया, सीतया चल्यते, सीतया चल्यते। ठीक है, कोई वाक्य लिखा हो, कोई नाम लिखा हो, जैसे राम लिखा हो, रामः, रामः धावति, राम दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, रामेण, राम के द्वारा, धाव्यते दौड़ा जाता है, राम के द्वारा दौड़ा जाता है। तो आपने देखा कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे लाते हैं और कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे लाते हैं। जिसमें कर्म होता है तो आप कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है तो उसका परिवर्तन भाववाच्य में किया जाता है। मान लो जैसे लिखा हो कि कन्या भी लिख्यते, किसका जो वाक्य है वो किस वाच्य का है, तो आपने देखा कन्याओं के द्वारा, और ये क्रिया का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, तो आपने बता दिया भाववाच्य का है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाववाच्य से इसको कर्तवाच्य में बदलो, तो जैसा आपने देखा कि ये तृतीया का बहुवचन है, तो यहाँ पे हम प्रथमा का बहुवचन कर देंगे, कन्या। अब यहाँ क्रिया का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, आपको रूल पता होना चाहिए। जबकि यहाँ अगर जो कर्ता है प्रथमा का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथमा
प्रथम पुरुष की बहुवचन ही होगी। यहाँ इसका लिखन भी सही हो जाएगा। यहाँ एक है तो सा पठती एक के अनुसार काम करेगा। इसी तरह से रूल जो होंगे इधर से उधर या फिर उधर से इधर परिवर्तित करके बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो इससे आपने देखे कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तीनों वाच्य मैंने बता दिया आपको, और पूरा जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और आगे आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं आपको लकार पढ़ाऊंगी। ठीक है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लकार क्या होता है और ऐसे इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में जो लकार होती है वो कितनी होती है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये देखेंगे। तो जो लकार संस्कृत में लकार है ये 10 होती है। पहली बात, इनकी संख्या कितनी होती है? 10। लकार कितनी होती है? 10। ठीक है, संस्कृत में लकारें कितनी होती हैं? 10। 5 इसमें सामान्य लकारें होती हैं जो हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं टेट या सुपर टेट में, जबकि 5 इस प्रकार से होती हैं जो टीजीटी या पीजीटी वाले सिलेबस में पढ़ी जाती हैं। लेकिन हम लोग उनके किसके लिए प्रयोग किए जाती हैं या फिर कोई लकार आ जाए तो ये है या नहीं है, ऐसा कुछ बनने वाले प्रश्न यहाँ सुपर टेट में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लकार 10 हैं। वो कौन कौन सी लकारें 10 हैं? तो यहाँ पे एक बार कुछ साधारण सी ट्रिक है याद करने की। वैसे सामान्यतः 10 लकार अगर किसी से पूछा जाए तो शायद बताना थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन अगर इस तरह से याद करेंगे तो आपके 10 के 10 लकार अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला तो ये है कि जो लकार होती हैं ये 10 होती हैं, और जो लकार होती हैं ये आपके धातु, कल मैंने बताया था जो धातु होती हैं उनके रूप लकारों में चलते हैं। तो किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? धातुओं के लिए। या फिर धातु के रूप किस में चलते हैं? लकारों में। या फिर लकारों का जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? धातुओं से। इस तरह कुछ हो सकता है। तो जैसे कि आपको हिंदी वर्णमाला के सबसे पहले स्वर तो पता ही होंगे, जैसे आ होता है, इसके बाद ई होती है, और उ होता है, ऋषि होता है, सामान्यतः ए होता है, और ओ होता है। ये क्रम आपको पता होता है कि हाँ ये इस प्रकार से कुछ हिंदी के स्वर होते हैं। तो इसी से रिलेट कर करके हम लोग याद कर लेंगे। ये तो हमें पहले से याद है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जैसे ला के साथ आ लेंगे। ये ला के साथ क्या है? आ, और यहाँ हमने लिख दिया लट। तो हमारी पहली क्या हो गई? लट हो गई। ठीक है, पहली लकार क्या हो गई? लट। ये आपको याद नहीं करनी पड़ी, आसानी से याद हो गई। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, ये हमारा ई लिखा तो हम इस ला में ई की मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई की मात्रा लगा देंगे और लिख देंगे लिट। क्या लिख देंगे? लिट लिख देंगे। तो ये दूसरी लकार हो जाएगी। तीसरा हम लोग लिख देंगे, ला में ऊ की मात्रा लगा देंगे। ला में क्या लगा देंगे? ऊ की मात्रा, और क्या लिख देंगे? लुट। ठीक है, तो 3 आपको याद हो गई, लट लिट लुट। ठीक है, लट लिट लुट। तो इस तरह से देखो याद करने में कितना आसान हो जाता है। अब ला के साथ ऋषि लगा दो। ला के साथ क्या लगा दो? ऋषि लगा दो। तो क्या हो जाएगा? शब्द लट। शब्द क्या हो जाएगा? लट। ठीक है, अब ला के साथ ए लगा दो तो शब्द हो जाएगा लेट। शब्द क्या हो जाएगा? लेट। ला के साथ ओ लगा दो तो शब्द हो जाएगा लोट। तो यहाँ आपने देखा कि हमने ला के साथ सभी स्वर लगा लगा के एक एक शब्द बना लिए। ऐसा तो लट आपने सुना होगा, उसी में ई लगाई लिट, उसी में ऊ लगाया लुट, लट लेट लोट। अब हमारी 6 लकार बन गई और 6 लकार हम लोगों को याद हो गई
कैसे याद हो गई? लट, लिट, लुट, लट, लेट, लोट। एक से 2 बार पढ़ेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक लकार आपने सुना होगा लंग, जैसा कि ला में आपने फिर से आ जोड़ा और दूसरा थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, आपने लिख दिया लंग। क्या लिख दिया? लंग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर संस्कृत में इस तरह भी लिखा जाता है। अब ला में आपने ई जोड़ी और दूसरा शब्द लिख दिया लिंग। क्या लिख दिया? लिंग। ठीक है, दूसरा शब्द क्या लिख दिया? लिंग। और ला में ऊ जोड़ा, तीसरा शब्द लिख दिया आपने लुंग। क्या लिख दिया? लुंग। और यहाँ आपकी 6 लकार हो चुकी थी, तो ये 7वीं हो जाएगी, ये 8वीं हो जाएगी और ये हो जाएगी 9वीं। अब शेष कितनी बची है? सिर्फ 1 लकार बची है। 10वीं जब ला में हम ऋषि जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा लरंग। क्या बन जाएगा? लरंग। तो आपने देखा कि सिर्फ हमें 10 लकार चाहिए, इसलिए हमारी 10 गिनती पूरी हो गई। तो अब हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमारी 10 लकार इस तरह से हमें याद हो गई। जैसे कि एक बार रिवीजन करते हैं। पहली लकार लट, दूसरी लिट, तीसरी लुट और चौथी लट, 5वीं लेट, 6वीं लोट। उसके बाद अंग से आ जाएंगे लंग, लिंग, लुंग और लरंग। लंग, लिंग, लुंग, लरंग। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये सब चीजें याद हो जाती हैं। तो ये तो इस प्रकार से 10 लकारें हो गई। मान लो कोई लिख दे लेंग और कहे इनमें से बताओ कौन सी लकार नहीं है, तो आपने देखा यहाँ 10 में लेंग कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप उनको जान लेंगे कि सिर्फ इतने ही लकारें होती हैं, इसके अलावा लकारें नहीं होती हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस लकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या फिर इनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, या इनसे ज्यादा कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुपर टेट में या फिर टेट में सामान्यतः इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि लट का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता, तो आप बताएंगे लट का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वर्तमान काल के लिए किया जाता है। इंग्लिश में इसको प्रेजेंट काल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे आपसे कहा जाए वर्तमान काल के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का। या फिर लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? वर्तमान काल के लिए। इसका अपना इतना ही याद रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे लिट लकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लिट, ये बहुत पूछा जाता है लिट लकार। तो यहाँ आप क्या करेंगे? परोक्ष 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 भूतकाल, इसके साथ क्या शब्द जोड़ेंगे? परोक्ष भूतकाल। या फिर आपसे पूछा जाए कि परोक्ष भूतकाल के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे लिट लकार का। इसको याद करेंगे 102 बार तो याद हो जाती हैं। और इन्हीं 10 से हर बार कोई एक न एक प्रश्न जरूर आता है टेट या सुपर टेट में। आगे देखेंगे लुट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है अनद्यतन भविष्यत में, अनद्यतन भविष्य काल में। ठीक है, अनद्यतन भविष्य के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है? लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा लट लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपका लट लकार का भी आपने पढ़ा कि ये तो आपको पता ही है भविष्य में किया जाता। तो यहाँ इसके आगे लिख देंगे सामान्य भविष्य का प्रयोग। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भविष्य काल का प्रयोग या फिर सामान्य भविष्य के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का। लेकिन शब्द ऐसा लिखा हो अनद्यतन भविष्य के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है, तब आपका आंसर होगा लुट लकार। आगे देखेंगे लेट लकार, ये 3 से 4 बार अभी पूछा गया कि लेट लकार का प्रयोग किसके लिए किया जाता, तो इसका प्रयोग सिर्फ वेदों में किया जाता। या फिर वेदों में कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता, तो लेट लकार का किया जाता वेदों में। ठीक है, तो आपने देखा कि लट वर्तमान के लिए और लिट परोक्ष भूतकाल के लिए और लुट अनद्यतन भविष्य के लिए, लिट सामान्य भविष्य के लिए और लिट वेदों में। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। लोट आपका आज्ञावाची शब्द हो या फिर कोई प्रेरणा सूचक शब्द हो, या आज्ञावाची शब्द हो या प्रेरणा सूचक शब्द हो। तो आपसे कहा जाए आज्ञा के लिए कौन सी लकार? लोट लकार। प्रेरणा के लिए कौन सी लकार? लोट लकार। वेदों में लेट, सामान्य भविष्य, लट अनद्यतन भविष्य,
लुट, परोक्ष भूतकाल लिट, और वर्तमान के लिए लट। तो आपने 6 का इस तरह से अच्छे से प्रयोग जान लिया। इसी तरह से आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। लंग लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है? लंग लकार का प्रयोग किया जाता है अनद्यतन भूत में। अनद्यतन भूत, और यहाँ आपने एक भूत का देखा ही था, तो आपके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते ये भी बताऊंगी अभी। तो लंग लकार का अनद्यतन भूतकाल के लिए। यहाँ लिंग लकार जो लिखा है ये अपने आप में 2 प्रकार की होती है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिंग लकार कितने प्रकार की होती है? तो लिंग लकार 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? पहला होता है विधिलिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? विधिलिंग, और दूसरा होता है आर्षी लिंग। पहला विधिलिंग, दूसरा आर्षी लिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी लकार 2 प्रकार की हो गई? लिंग लकार। अब ये विधिलिंग जो है ये चाहिए के लिए प्रयोग की जाती है। जो विधिलिंग है ये चाहिए के लिए प्रयोग की जाती है, जैसा कि हम लोग सामान्यतः ये लकार पढ़ते हैं। और आर्षी लिंग किसी को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग की जाती है। आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे किस लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है। आगे देखेंगे कि लुंग लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है। लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल में किया जाता है। सामान्य भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, लुंग लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है? सामान्य भूतकाल में किया जाता है। जबकि हम लोग सामान्यतः ये लकार पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अनद्यतन भूतकाल में किया जाता। यहाँ आगे लिखा है रंग लकार, तो यहाँ हेतु मद हेतु भूतकाल में किया जाता है। हेतु मद हेतु भूतकाल में किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस लकार का प्रयोग कब किया जाता है, या फिर इनके मतलब लकारों को देकर ये पूछा जा सकता है और इसको देकर ये भी पूछा जा सकता है, या कौन सी लकार 2 प्रकार की होती है। या फिर थोड़ा सा इसमें हम आगे और जान लेते हैं। जैसे भूतकाल के लिए 4 लकार हैं। आपने देखा कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूतकाल के लिए कितनी लकार हैं, तो आपने देखा यहाँ परोक्ष भूतकाल लिखा है, और इसके बाद आपका अनद्यतन भूतकाल लिखा है, और सामान्य भूतकाल लिखा है, और हेतु मद हेतु भूतकाल लिखा है। तो आप जानेंगे क्या सामान्य भूतकाल होता है, क्या परोक्ष होता है। इस तरह से जैसे आपसे परोक्ष का मतलब होता है कि कोई बहुत पुरानी बात हो। कैसी बात हो? बहुत पुरानी बात हो, जो मतलब कि कोई इतिहास से संबंधित हो, या फिर ऐसी बात हो जो मेरे सामने ना हुई हो। लगभग 50, 60, 100 साल पुरानी बात को परोक्ष भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण मारा था, क्या हमने देखा था या फिर किसी ने देखा था? इस तरह के वाक्य को परोक्ष भूतकाल कहेंगे। और अगला लिखा है अनद्यतन भूतकाल। अनद्यतन का मतलब होता है कि ऐसा कोई वाक्य जो आज ना हुआ हो, आज से पहले ज्यादा, बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, लगभग 10-20 या फिर ऐसा समय हो जो कुछ मेरे सामने हुआ हो, उसको अनद्यतन कहेंगे। जैसे मैं कल कानपुर गए थे। ठीक है, मैं कल कानपुर गई थी। इस तरह का वाक्य कल, परसों, 10 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले, ऐसी बातों को अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। मतलब आज से पहले, आज ना हुआ हो, आज से पहले। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपके आते हैं अनद्यतन भूतकाल में। तो आगे देखेंगे सामान्य भूतकाल। तो सभी जानते हैं, मैंने खाना खाया, इस तरह से, है ना, आया गया, पढ़ा लिखा, इस तरह से कोई वाक्य हो सकते हैं। और आपके हेतु मद हेतु में क्या होता है कि कोई भी शर्त लगे वाक्य होते हैं, कोई भी एक कंडीशन होती है, और उसमें एक उपवाक्य भी होता है। जैसे यदि छुट्टी होगी, तो यदि छुट्टी होती तो हम कानपुर जाते, या फिर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यदि करके कोई वाक्य होते हैं, यदि करके ऐसे वाक्य होते हैं, तो वो हेतु मद हेतु वाले भूतकाल कहे जाते हैं। जैसे यदि
पढ़े होते तो अच्छे नंबर आए होते। इस तरह से कोई वाक्य होते हैं। तो हेतु मद हेतु यल रंग कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया सामान्य में आया गया पढ़ा लिखा, और नतन में आज से पहले कुछ समय पहले की बात हो रही हो, और परोक्ष में बहुत पुरानी बात हो रही हो। तो इस प्रकार से भूतकाल के लिए कितनी लकारों का प्रयोग किया गया? 4 लकारों का। अब आप देख सकते हैं वर्तमान का सिर्फ 1 लकार है, और जो प्रेजेंट में आप चल रहे हैं उसी में जिएंगे वही देखेंगे, वो उसके लिए सिर्फ 1 लकार है। और यहाँ एक वेदों का है, एक आज्ञा और प्रेरणा के लिए है। जबकि भविष्य के लिए आप 2 लकार देख पा रहे हैं। भविष्य के लिए कितनी लकार देख पा रहे हैं? 2 लकार। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, भविष्य काल के लिए कितनी लकार हैं? 2। भूतकाल के लिए कितनी लकार है? 4। लट के लिए सिर्फ 1 है। ठीक है। तो यहाँ आप सामान्य भविष्य में हम कल आगरा जाएंगे या फिर कोई भी इस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। जबकि अनद्यतन में क्या है कि वही मतलब जैसा आज के पहले की बात हो ऐसा ही आज के बाद की, तो वो अनद्यतन भविष्य हो जाएगी। और सामान्य में कल परसों ऐसा ना लगा हो, हम जाएंगे ऐसा करेंगे, इस प्रकार से सामान्य हो गए। कल जाएंगे 10 दिन बाद जाएंगे, ऐसा अनद्यतन हो गया। मतलब आज के बाद, इसमें क्या लिख सकते हैं? आज के बाद की कोई बात हो तो अनद्यतन भविष्य हो जाएगा। जबकि सामान्य में आप जानते हैं, और ये शब्द अनद्यतन आज से पहले भूतकाल के लिए लगाया गया था। तो और आपके वाक्य भी खत्म हो गए, और इनसे आने वाले प्रश्न या फिर इनको कैसे याद रख सकते हैं आपका साधारण सरल तरीका भी बता दिया। और ऐसे ही इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सरल छोटा सा टॉपिक और आपको 1 नंबर दिला के जाए 20-25 मिनट में, तो क्या ये थोड़ा है? ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको जो भी अच्छी अच्छी जानकारी है वो मिल सके।